नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत की विदेश नीति। ये बात शुरू होती है 1945 से 1945। ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। बंदूकें शांत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिफरेंस बढ़ गया था और सैन्य टकराव जारी था। इस दौर में पूरी दुनिया आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे दो भागों में बट गई थी। एक जो ग्रुप था वो अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा था और वहां अमेरिका के साथ जो थे वो सब कैपिटलिस्ट अप्रोच वाले थे। दूसरी तरफ जो थे वो यूएसएसआर उनका नेतृत्व कर रहा था और उनके साथ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले थे देश। अब भारत जिस दौर में आज़ाद हुआ या स्वतंत्रता मिली तो उसे डिसाइड करना था कि उसे यूएसएसआर में जाना है या अमेरिका के खेमे में जाना है। हालांकि बहुत सारे विचारक भारत में मानते थे कि हमें अमेरिका के साथ हो जाना चाहिए। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी नाम आता है, जो मानते थे कि हमें अमेरिका के साथ हो जाना चाहिए। लेकिन नेहरू के पास एक बड़ी चुनौती थी उस राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाने की, उस आर्थिक स्वतंत्रता को बनाने की और एक ऐसा आर्थिक विकास करने की जिससे देश की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके, किसी दूसरे खेमे की बात को माने बिना। नेहरू पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी भारत की विदेश नीति को बनाने की, उसको शेप करने की। कोई भी विदेश नीति जो बनती है वो देश के आंतरिक और बाह्य जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी कंडीशंस होती हैं उस पर बेस्ड होती हैं। पूरी दुनिया उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ी थी। पूरी दुनिया के अंदर थर्ड जो कहते हैं ना तीसरी दुनिया के देश हैं वो उभर रहे थे। अफ्रीका और एशिया के अंदर ये वो दौर था जब ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल ये सब जा चुके थे या जा रहे थे और एक नया विश्व बन रहा था। कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देशों को अपनी मार्केट चाहिए थी, तो इसीलिए वो कहीं सपोर्ट कर रहा था कि हाँ आप डेमोक्रेसी बनाओ, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होगी तो उसका सपोर्ट हमेशा से अमेरिका ने किया। सोशलिस्ट कंट्री का यूएसएसआर कर रहा था। शीत युद्ध जो था, जो कोल्ड वॉर था, वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था उनके बीच में, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे कहें आप, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, और उसके साथ साथ सैन्य टकराव भी इसमें जारी था। जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति को बनाने में, चाहे आप उसे पंचशील जो नीति हमने अपनाई चाइना के साथ उसकी तरह देख सकते हैं, गुटनिरपेक्ष नीति जो हमने अपनाई पूरे विश्व के साथ आप उस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो भारत की जो विदेश नीति थी, जो हमने फॉरेन पॉलिसी अपनी जो बनाई, जो डिजाइन करी, वो हमारे अपने तरह की थी, जिसमें हमने दूसरे देशों का भी समर्थन प्राप्त किया और उसको आगे बढ़ाया। हम हालांकि किसी ग्रुप में शामिल तो नहीं हुए। 1956 में ब्रिटेन ने सुएज कनाल को लेकर अटैक किया इजिप्ट पर, और भारत वो देश था जिसने प्रबल विरोध किया इस अटैक का। उसके साथ साथ सोवियत यूनियन ने जब हंगरी पर अटैक किया तो हम उतने ज्यादा मुखर नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी पॉलिसी को देखोगे आप तो नजर आएगा कि हम कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप के साथ जुड़े नहीं, और हमने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया कि हम दोनों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। हम अमेरिका के साथ भी अपनी रिश्ते रख सकें और हम यूएसएसआर के साथ भी अपने रिश्ते रख सकें, और हम दोनों में से किसी के साथ भी बहुत ज्यादा खराब ना होने दें। तो इसीलिए ये एक ऐसी विदेश नीति थी जो मिडिल पाथ वाली थी। ये एक ऐसी विदेश नीति थी जो अपने देश के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड थी पूरी तरह से। इंडिया ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन अगर बात करेंगे तो उसका विरोध किया, रंग भेद का किया, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो भी थी, तीसरी दुनिया के जो देश थे, ये इन सभी समस्याओं से ग्रसित थे। तो इसीलिए 1955 के अंदर बाडुंग के अंदर, जो इंडोनेशिया में एक शहर है, वहां पर एक एफ्रो एशियन एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। और 1961 में अगर आप देखते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने में जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसमें उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को साथ में लाने की बात की।
चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते थे वो शुरुआत में बड़े दोस्ताना ढंग से शुरू हुए। 1949 के अंदर चाइना को आज़ादी मिली, स्वतंत्र हुआ और उसने अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू करी। भारत पहला ऐसा देश था जिसने वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अप्रूवल दिया और हमने माना कि हाँ, ये जो इससे बिल्कुल वैध है। इसके साथ अगर देखें तो हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए चाइना के साथ भारत के जवाहरलाल नेहरू ने और जो चाइना के थे चाउ एन लाई, उनके साथ एक पंचशील जो सिद्धांत थे उन पर साइन किए 1954 में, ताकि हमारे जो देश के जो संबंध है चाइना के साथ बेहतर बने रहे। चाइना ने 1950 में 1950 में तिब्बत पर अटैक कर दिया, जिससे भारत और चाइना के बीच का जो बफर जोन था वो खत्म हो गया। तिब्बत से जैसे जैसे एट्रोसिटीज के मामले सामने आने लगे, भारत में कुलबुलाहट शुरू हुई और दलाई लामा जो कि तिब्बत के धर्म गुरु थे, उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में हमने उन्हें शरण दी भी। इससे चाइना नाराज हुआ। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश वही क्षेत्र है जिसको उस समय नेफा कहा जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश पे और अक्साई चीन पर चाइना ने अपना कंट्रोल किया। उसके साथ साथ 1962 में भारत पर अटैक कर दिया और उसके बाद युद्ध विराम भी चाइना ने खुद ही किया। अब इस अटैक के बाद भारत में जो हमने हेल्प मांगी वो हमने ब्रिटेन से भी हेल्प मांगी, अमेरिका से हेल्प मांगी, यूएसएसआर इसमें न्यूट्रल बना रहा, लेकिन उसमें हमें शिकस्त मिली और चाइना ने कहीं ना कहीं हमारा विश्वास तोड़ा। जो तब के अगर हम देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन जो थे, उनको अपनी कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा और नेहरू की भी जो छवि थी, जो एक बड़े एक इंटरनेशनल लीडर की थी, उस पर भी बड़ा धक्का पहुंचा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो कश्मीर को लेकर एक शैडो वॉर शुरू हुआ, जो कि वहां के कबायलियों ने अटैक किया था भारत पर। उसके लिए मध्यस्थता की वर्ल्ड बैंक ने, और जो वाटर डिस्प्यूट था उसको भी उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया 1960 में। हालांकि एक संधि हुई जिसके अंदर नेहरू और अयूब खान ने साइन किए। उसके बाद देखते हैं 1965 में जो हम देखते हैं तो कहीं ज्यादा बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ और उसकी जो मध्यस्थता करवाई वो यूएनओ ने करवाई। उसके बाद ताशकंद में 1966 में एक समझौता हुआ जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। इसके साथ साथ हम देखते हैं 1970 में पाकिस्तान के सामने एक इंटरनल क्राइसिस आया। वो था क्या कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ वहां पर, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर आवामी लीग जो पार्टी है, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, तो वो उसने बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल करी। शेख मुजीबुर रहमान बड़े पावरफुल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए, लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान था जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, उन लोगों को ये सहन नहीं हुआ कि एक बंगाली जो कि उर्दू नहीं बोलते हैं, वहां की आवाम जो बांग्लादेश की वो बांग्ला बोलती है, वो उर्दू नहीं बोलती है, उनका जो कल्चर है वो बांग्ला कल्चर है, कहीं ना कहीं वो उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बांग्लादेश पर जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, एट्रोसिटीज करनी शुरू करी। और भारत पर ही अगर देखो तो 1971 में 80 लाख रिफ्यूजीज बांग्लादेश से भागकर भारत आए। इतने अत्याचार हुए वहां पर। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया, हालांकि वो जीते थे, क्योंकि पाकिस्तान से वो मांग कर रहे थे एक फेडरेशन की। वो मांग कर रहे थे कि हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हमें अपना प्रतिनिधित्व मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के लिए तो हमने भी लड़ाई करी है ना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ आप दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो, आप हमारे साथ बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ भारत ने बांग्लादेश को अगर आप देखते हैं तो हमने मोरल सपोर्ट भी किया, फिजिकल एड भी दी उसे, क्योंकि हमारे पास रिफ्यूजीज का जो बर्डन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इस दौर में पाकिस्तान के साथ चाइना और अमेरिका खड़े थे दोनों। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय 1971 में अगर आप देखते हैं तो पीस के लिए एक ट्रीटी की रशिया के साथ, और उस रशिया के साथ जिसको बोलते हैं ट्रीटी की, उसमें था कि अगर आप भारत पर अटैक करेंगे तो रूस हमारा साथ देगा भारत का। और भारत ने निर्णायक रूप से
बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाया, सपोर्ट किया। और बांग्लादेश के जो फाइटर्स थे, जो लड़ रहे थे पाकिस्तान की सेना से, क्योंकि पाकिस्तान की सेना वहां जुल्म कर रही थी, उन्होंने एक नया देश बनाया। भारत ने बांग्लादेश को, क्योंकि दिसंबर के अंदर 1971 में एक युद्ध छिड़ गया था भारत से, हम कहां तक रिफ्यूजीज को अपने पास रखेंगे, और इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी। हमारी मजबूरी थी, हमारी मजबूरी क्या थी कि इतने सारे रिफ्यूजीज को हम कैसे संभालें, और उसके साथ साथ हमें परेशान भी पाकिस्तान वहां से कर रहा। तो 1971 के अंदर जब पाकिस्तान ने अटैक किया, उससे पहले भी करते आ रहा था, 1965 में भी किया, फिर जब युद्ध किया उसने, तो हमने तीनों तरफ से ढाका को घेर लिया, और उसके बाद उसके 90,000 सैनिकों के साथ उसका आत्मसमर्पण करवाया, सरेंडर करवाया, और उसके साथ साथ एक नया देश बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल एक इतिहास नहीं है, जो भारत की विदेश नीति के जो पड़ाव आए, जो उसने चाइना के साथ, अगर आप देखते हैं कि नेहरू की कूटनीति, नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति, उसके साथ पाकिस्तान के साथ टकराव, चाइना के साथ युद्ध, और उसके साथ साथ बांग्लादेश का जन्म, तो इसको अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो ये एक नए भारत के बनने की कहानी है।